Hello dear students. So today we are going to discuss about the third chapter of class 11th. So the third chapter is motion in straight line. तो अगर बात करें बेटा थर्ड चैप्टर की तो दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोशन का वो आपने पढ़ा है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन की अगर बात करें बेटा तो मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, या स्पीड क्या होता है. ये सारी क्वांटिटीज़ आप जानते हैं. बट जो फॉर्मेशन अभी तक आपने पढ़ा है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ठीक है, उस कंटेंट या उस फॉर्मेशन में यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे. उससे थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मैक्रो स्ट्रक्चर पढ़ा है. देखो मैक्रो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जब आप दो पोजीशन चेंज की बात कर रहे होते हैं वो वाली चीज़ आपने पढ़ी है. आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा बेटा कि वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो एक स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ी थी. क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन के लिए. तो आपने कहा कि वेलोसिटी क्या ऐसे कुछ था, तो आपने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये क्या हो गया, d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1 वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया. ठीक, ये था डिस्टेंस और ये था बेटा टाइम. लेकिन यही चीज़ मैं आपसे कह दूं कि कोई मोशन इस तरीके से है, कोई मोशन इस तरीके से है, तो अब स्ट्रेट लाइन क्या ड्रॉ हो रही है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर. बेटा स्ट्रेट लाइन तो नहीं ड्रॉ हो रही है क्योंकि लाइन ऐसे चली जा रही है. तो आपने ये जो पढ़ा था v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये वाला इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया, गलत हो गया. इससे आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब यूज़ होगा. बट चलिए उससे पहले ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा इस वाले से अलग होगा. बट वो वाली वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी. ठीक, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. आगे की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी बेटा ऑब्जेक्ट होगा जब मोशन में होगा तो जो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जो एक्सिस होंगे वो कितने हो सकते हैं आपके, x हो सकता है, y हो सकता है एंड z हो सकता है. ठीक है, तो हमने कहा कोई भी एक्सिस जो होगा, ये मैंने कह दिया बेटा x एक्सिस है, ये हो गया y एक्सिस हो गया और ये हो गया z एक्सिस. ठीक, तो ये तीन कोऑर्डिनेट जो हैं ये किसके करस्पॉन्डिंग चेंज होते हैं, आपको पता है टाइम के करस्पॉन्डिंग. अगर हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्म में बात करें, जब भी आप फिजिक्स को समझिएगा, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन जो है, जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसका अपना एक्सप्लेनेशन होगा. लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में बात करेंगे, फिजिक्स में मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स होगा. ठीक, तो दोनों चीज़ों को आप इंडिपेंडेंट लेकर चलिएगा. ऐसा नहीं है कि जो भी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई हो जाए. फॉर एन एग्जाम्पल कि जैसे आपने पढ़ा मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट, तो मैथमेटिक्स में बेटा जब आपने इनफाइनाइट पढ़ा तो आपने कहा कि भैया इनफाइनाइट एक ऐसी चीज़ हो गई जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जो नोन नहीं हो सकता है, जो कि डिस्क्राइब नहीं हो सकता है. कब, जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ी. बट वही चीज़ आपने जब फिजिक्स में आ गए तो फिजिक्स में जब आप आए तो आपने कहा व्हाट इज इनफाइनाइट. द इनफाइनाइट मीन्स डजंट, यू कैन नॉट डिस्क्राइब दैट वैल्यू. बल्कि इनफाइनाइट फिजिक्स में वो चीज़ होगी बेटा जो आपको नोन नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 200 साल पहले, 300 साल पहले की बात करूं तो मैं कहूँगा कि मुझे अर्थ से और सन का डिस्टेंस नहीं पता था. तो मैंने कहा द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज इनफाइनाइट. क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया.
लेकिन वही चीज़ आपको कुछ दिन बाद पता चल गई तो क्या हो गया, वो एक फाइनाइट वैल्यू हो गई। तो जिस क्वांटिटी को आप नोन नहीं जानते हैं, जानते नहीं है, वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब जो पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसी इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ कि कैसे मैथमेटिक्स अलग चीज़ बताती है और फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं, आपके लिए वैलिड नहीं है, बट फिजिक्स कहता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं एवरीथिंग इज वैलिड। ठीक, तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ भी अननोन नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफाइन ना की जा सके। मैथमेटिक्स कहता है बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो डिफाइन नहीं की जा सकती हैं। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अब बात करते हैं बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को समझना है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा जो होगा, देखो जनरली हम लोग तो स्पेस के कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। मान लो कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये तीनों मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, जो टाइम के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर सिर्फ एक्स टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज हो तो ये हो गया, अगर सिर्फ वाई हो तो मान लेंगे ये हो गया, अगर सिर्फ जेड हो तो मान लेंगे ये हो गया। ठीक है, अब x और y हो तो कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ आ जाएगा, x और z हो तो कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा, y और z हो तो कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा। अब x और y z तीनों चेंज हो रहे हैं तो कोऑर्डिनेट भी तो देखो 3 डायमेंशन में तो डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो या तो यहाँ आ गया, यहाँ से हटके ये ऊपर आ गया, या कह सकते हैं इसके नीचे चला गया। डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे x, y डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, x, y कहां पर, एट टाइम t पर बेटा। ये क्या डिनोट कर रहा है, y, z डिनोट कर रहा है कहां पर, एट टाइम t पर। ये क्या डिनोट कर रहा है, z, x एट टाइम t पर। लेकिन ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस कहां से हैं बेटा, दीज चेंजेस कैन बी डिस्क्राइब फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओ पॉइंट से जो चेंज हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो किसके करेस्पॉन्डिंग डिफाइन होगा, किसके करेस्पॉन्डिंग डिफाइन होगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो टाइम चेंज हो रहा है या टाइम का जो वेरिएबल है वो किसके करेस्पॉन्डिंग है, वो स्पेस के करेस्पॉन्डिंग है। तो हमने कहा बेटा कि स्पेस में कोई एक एक्सिस एक्स वाई जेड है, स्पेस में क्या है, कोई एक्सिस एक्स वाई जेड है। अब स्पेस का अपना पॉइंट तो चेंज नहीं होगा ओरिजिन का, लेकिन जो अर्थ पर है उसका पॉइंट चेंज हो गया, तो स्पेस के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया, यहां पर आ गया। तो देखो ये तो है यहीं पर, जो बंदा है यहां पर देख रहा है, और हम चेंज होके कहां पर आ गए, यहां आ गए। तो ये क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो जो भी चेंज है किसका, टाइम के करस्पॉन्डिंग, 1 डायमेंशन में चेंज, 2 डायमेंशन में चेंज या 3 डायमेंशन में चेंज, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। बट मुझे पता है आपको ये कुछ समझ में नहीं आया है। अब दूसरे तरीके से समझते हैं। ये सब क्या हो गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, या जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें हो गया। तो अब समझते हैं बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि एक बॉल ले लिया मैंने, और उस बॉल को मैंने कहा कहीं से आके गिरा ए पॉइंट पर। ठीक, मैंने कहा बॉल को यहां पर मैंने देखा था और उसको फेंक दिया मैंने बी पॉइंट पर। बॉल को मैंने फेंक दिया ए पॉइंट से बेटा बी पॉइंट पर। मैंने पूछा जब आपसे कि बी पॉइंट पर बॉल कहां से आई, आपने तुरंत बता दिया सर बॉल जो है वो ए पॉइंट से आया है, बॉल जो है वो ए पॉइंट से आया है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ए पॉइंट पर चलते हैं, ए पॉइंट पर आ गए। मान लो यहाँ पर कोई पर्सन था, मैंने उससे पूछा भैया ये बॉल कहाँ से आई, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ से आई। उसने क्या कहा, मुझे नहीं पता कहाँ से आई। तो हमने क्या सपोज कर लिया, हमने कहा कि ये बॉल किसी इनफाइनाइट पोजीशन से आई है। तो B के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया बेटा, A हो गया। A के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया,
इनफाइनाइट हो गया। तो अब आप सोचिए, क्या इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इट इज ऑब्वियस, इनफाइनाइट है कहीं ना कहीं। अगर नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, तो वहां से ये वैल्यू या बॉल कैसे आता? तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है या न्यूट्रॉन आ रहा है, आप जानते हैं, आप कहते हैं कि किसी इनफाइनाइट पोजीशन से आ रहा है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट पोजीशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो समझ गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जिस पॉइंट से जो वैल्यू चेंज होगी जिसके करेस्पॉन्डिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो अब चलो नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि मोशन क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? मोशन एंड रेस्ट। क्या बात करने जा रहे हैं? मोशन एंड रेस्ट। तो देखो यहां पर अभी तक बेटा जो भी आपने चीजें पढ़ी थी 10th तक, ठीक, वो वेल स्पेसिफाइड नहीं थी। तो कोशिश करिए आप कि उसको और इसको रिलेट मत करिए। ठीक है, जो पढ़ा है आपने उसको वहीं तक रहने दीजिए, और अब जो यहां से पढ़ने जा रहे हैं उसको आप समझने की इंडिविजुअल कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मोशन एंड रेस्ट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस भी पॉइंट से आप कोई भी चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब बी को ए से अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बी को इस पॉइंट अगर कहीं बीच में ऑब्जर्व करते तो ये क्या हो जाता है? ये वाला पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता, या यहां कहीं से जहां से आपने ऑब्जर्व किया वो क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। सो मोशन एंड रेस्ट। अब मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है? दो वर्ड हैं, मोशन एंड रेस्ट। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बट थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बेटा खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैंने कहा मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं चलते चलते यहाँ तक आ गया, तो थोड़ी पोजीशन अपने चेंज कर दी। लेकिन आपने देखा कि मैं एकदम सीधे चला गया, कहीं मुड़ा उड़ा नहीं, ना लेफ्ट मुड़ा ना राइट मुड़ा। ठीक है, तो मैं जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया तो मैंने कहा कि जो मेरा पोजीशन है वो किसी एक एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैं एक्स की तरफ गया और जो पोजीशन है, ऐसे समझो क्या काम किया मैंने कहा बेटा मैं यहां पर था और यहां से चलकर कहां तक आ गया? यहां पर आ गया। तो मैंने x डिस्टेंस कवर्ड कर ली, कितने टाइम में? 0 से t टाइम में। तो ये जो चेंजेस हुआ किसके करेस्पॉन्डिंग? टाइम के करेस्पॉन्डिंग। तो अगर टाइम के करेस्पॉन्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। तो मोशन में क्या हो जाएगा? मैं क्या कह सकता हूं बेटा? इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time। ठीक है, WRT क्या है? with respect to time। तो ये क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। वहीं अगर बेटा रेस्ट को डिफाइन करना है तो क्या कह सकते हैं? इफ एनी ऑब्जेक्ट does not changes its position with respect to time, then it is said to be in rest। तो ये आप समझ गए कि अगर पोजीशन टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है तो मोशन कहलाएगा, पोजीशन टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं हो रहा है तो मोशन कहलाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, what do you think about me or what do you think about us, that whether we are in rest or we are in position, whether we are in rest or we are in position। तो आप शायद कहेंगे कि सर हम सब के सब लोग जो हैं वो रेस्ट में हैं, फिलहाल ऐसे बैठे हुए हैं, तो मैं क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। चलो मैंने मान लिया, ठीक है, आप सही कह रहे होंगे। फिर मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन में जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है?
तो आपने कहा सर वो तो मूव कर रहे हैं, टाइम के करस्पॉन्डिंग उनका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब टाइम के करस्पॉन्डिंग पोजीशन चेंज हो रहा है तो सर आपने कहा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो वो टाइम के करस्पॉन्डिंग उनका तो पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर थे, थोड़ी देर बाद 2 किलोमीटर पे पहुंच गए, तो उनका पोजीशन तो सर चेंज हो रहा है, मीन्स दे आर इन मोशन। मैंने कहा ठीक है, ये भी तुम सही कह रहे हो। फिर मैंने कहा चलो अच्छा एक काम करते हैं, जो ट्रेन में बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछता हूँ। तो मैं जब उनसे पूछा तो मैंने कहा कि भाई एक बात बताइए, आप इस पोजीशन पर थे, क्या आपने अपनी पोजीशन टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज की? तो वो कहने लगे नहीं, मैं तो यहीं बैठा था और अभी भी यहीं बैठा हूँ। तो क्या हुआ, जो भी ट्रेन के अंदर है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। तो आप सोच में पड़ गए, भैया एक इंसान कह रहा है उसी को कि मोशन में है, दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं रेस्ट में है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जो है, कोई भी दुनिया में चीज़ मोशन या कह सकते हैं आप रेस्ट में नहीं होती है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व ही ना की जाए तो वो तो ना तो मोशन में होगी ना तो रेस्ट में होगी, ठीक। तो जो ऑब्जर्वर है दैट विल डिफाइन दैट वेदर द ऑब्जेक्ट इन मोशन और इन रेस्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन और कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट कैन बी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर। जैसे हम लोग क्या करें बेटा कि अर्थ के बाहर चले जाएं, अर्थ सरफेस को लीव कर दें, तो जब अर्थ सरफेस को हम लीव कर देंगे तब हमको पता चलेगा कि दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अर्थ खुद अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। इसका मतलब ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग और all of the person, all of the object of the earth is changing its position with respect to time। चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई 365 दिन हम लोग घूमते रहते हैं, तो क्या हो गया कि हमारे हिसाब से तो हम यहाँ पर खड़े हैं, मीन्स वी आर इन रेस्ट, बट ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पर। जैसे ही आपने ऑब्जर्वर चेंज किया, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हम ही लोग क्या हो गए, मोशन में हो गए। सो मोशन एंड रेस्ट कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर। फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन और कैन बी इन रेस्ट, ठीक। तो जो देख रहा है बेटा उसी के हिसाब से ये डिफाइन हो सकता है कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज रेस्ट में है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी मोशन। वो वैसे तो अगर देखा जाए तो हर एक चीज पोजीशन अपनी चेंज कर रही है टाइम के करस्पॉन्डिंग, लेकिन ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या है, वो रेस्ट में। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं रेस्ट में हूँ, बट नहीं, अर्थ के बाहर अगर मैं देखना स्टार्ट करूँ, सो आई एम नॉट इन रेस्ट, आई एम इन मोशन। तो दो चीजें हो गई फिर से बेटा, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज द 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सो देयर आर अगेन a contradictory between mathematics and physics. Mathematics says that everything can be defined on the basis of 3 dimension, but physics में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स नहीं मानती है कि 3 डायमेंशन में कोई भी चीज़ डिफाइन की जा सकती है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो भी डिफाइन किया जाएगा वो किसी न किसी कोऑर्डिनेट के बेसिस पर डिफाइन किया जाएगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें 4 डायमेंशन पर होंगी। तो वो 4 डायमेंशन क्या हो गया, फिजिक्स में एक्स, वाई एंड जी के अलोंग टाइम भी एक डायमेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भैया जो एक्स, वाई और जी है इनका तो कोई रोल ही नहीं है विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अगर टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको चीज़ें चेंज होते हुए पता ही ना चलें तो आप किसी भी चीज़ को मोशन में तो कह ही नहीं सकते, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, रेस्ट में हो जाएंगी। बट बियॉन्ड दिस एक्स, वाई एंड जी के अलॉन्ग ये जो डायमेंशन है बेटा, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में इनके अलावा कोई डायमेंशन नहीं है। इट इज ऑब्वियस देयर आर इनफाइनाइट डायमेंशंस। तो फिर से मैंने कहा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कर रहा है, बट वी डोंट नो अबाउट दैट वैल्यूज। तो वही हाल हुआ है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते थे तो हमने इनफाइनाइट कर दिया। ऐसे फिलहाल हम लोग डायमेंशंस नहीं जानते हैं कि कितने डायमेंशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कह दे रहे हैं, इनफाइनाइट। तो हो सकता है इसके अलावा 2, 4, 5, 10 या 100 और हो,
तो अगर हम जान जाएं वो एग्जैक्टली इतने हैं तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर नंबर हो गया। बट जब तक नहीं जानते हैं हमारे लिए क्या है, वो इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं। तो 3 डायमेंशंस ये हम लोग जानते हैं। 3 डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेट है चेंज होगा, वो टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। तो हमको 4 डायमेंशन पता चल गए। बट अकॉर्डिंग टू टेंसर एनालिसिस देयर आर इनफाइनाइट और देयर आर एन नंबर ऑफ डायमेंशंस कैन बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो मार्वल की मूवी जिसने देखी होगी उसको भी पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या है, यूनिवर्स, एन डायमेंशन, इनफाइनाइट डायमेंशंस, बार बार आती है चीज़ें। तो वो जो भी चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए क्या है, थ्योरेटिकली है। ठीक, बट आप टेंसर एनालिसिस कभी मैथ में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि बहुत सारे डायमेंशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेटा मोशन एंड रेस्ट 1 डायमेंशन का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन किसी एक एक्सिस के अलोंग चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन कहलाएगा। यानी x और y और z सेपरेटली, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक चेंज हो रहा है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? या तो बेटा x चेंज हो रहा हो, या तो y चेंज हो रहा हो, और या तो z चेंज हो रहा हो। इसका मतलब ये हो गया कि या तो मैं इस तरफ सीधे x एक्सिस के लॉन्ग सीधे जाऊं, या कहां पर जाऊं, राइट में जाऊं, या फिर मैं लेफ्ट में जाऊं। तो आप कह सकते हैं या तो वो हाइट कवर्ड कर रहा हो, या तो लेंथ कवर्ड कर रहा हो, या ब्रेथ कवर्ड कर रहा हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन कहलाएगा। तो सीधी सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अलोंग अ सिंगल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन 2 तरीके से हो सकती है। तो आपने कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर्ड कर रहा है अलोंग अ सिंगल एक्सिस, then it is said to be 1 dimension। तो ये 1 डायमेंशन क्या हो गया बेटा, या तो x के लॉन्ग चेंज हो, या तो y के लॉन्ग चेंज हो, या तो z के लॉन्ग चेंज हो, ये 1 डायमेंशन कहलाएगा। सो अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, 2 डायमेंशन पर। तो देखो बेटा 2 डायमेंशन अगर डिफाइन करना है तो 2 डायमेंशन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ये ले लिया हमने बेटा x, ये ले लिया y, और ये ले लिया z। तो ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस। तो मैंने कहा इनमें से xy और yz और zx और xz, ठीक है, ये दोनों में से, ये इनमें से कोई भी दो, ये xy, yz और zx changes with respect to time, then it is said to be in 2 dimensional motion। ठीक, तो बेटा यहां पर हम लोग देखें, एक पोजीशन यहां पर मान लिया, क्या मान लिया, देखो हम लोग x इतना चल कर गए और y इतना चल कर गए, तो इस पोजीशन पर ये क्या कहलाएगा, x, y कहलाएगा। किस टाइम पर, मान लेते हैं 4 सेकंड, 5 सेकंड, जो भी मानना है। तो क्या हो गया कि 0 से 5 सेकंड में x में इतना चेंजेस आया, y में इतना चेंजेस आया, लेकिन जो चेंजेस है वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के अलोंग ही आया है। ठीक, दूसरा आपने कहा सर मुझे x और y नहीं चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है बेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं चेंजेस कितना हुआ। ठीक, तो हमने कहा बेटा ये y हो गया और ये हो जाएगा z एक्सिस, तो ये हो गया y, z। तो 0 से 5 सेकंड जितना भी टाइम आपने माना उतने में चेंजेस ये हो गया। तो क्या हुआ बेटा, पहले xy चेंज हुआ टाइम के करस्पॉन्डिंग, दूसरी जगह मैंने मान लिया yz चेंज हुआ, तीसरी जगह मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर आ जाएं और ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा बेटा, zx। तो अल्टीमेटली कोई दो चेंज हो, या तो xy चेंज हो, या तो yz चेंज हो, या तो zx चेंज हो, तो ये जो चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएंगे। ठीक है, तो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या कहलाएगा, 2D कहलाएगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा, x भी चेंज हो, y भी चेंज हो और z भी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ x, y एंड z ऑल
3 coordinates changes with respect to time, then it is said to be in 3-dimensional motion. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हाइट भी चेंज हो, लेंथ भी चेंज हो, ब्रेथ भी चेंज हो. सो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंजेस हो रहे हैं टाइम के करस्पॉन्डिंग, तो हमारे लिए क्या हो गया बेटा? 3-dimensional मोशन हो गया. अगर हाइट देखो, या तो लेंथ ब्रेथ चेंज हो, या ब्रेथ और हाइट चेंज हो, या हाइट और लेंथ चेंज हो, तो 2 डायमेंशन. फिर या तो सिर्फ लेंथ चेंज हो, या तो सिर्फ ब्रेथ चेंज हो, या तो सिर्फ हाइट चेंज हो, तो क्या कहलाएगा? 1-dimensional मोशन कहलाएगा. बट द कॉन्सेप्ट इज इट ऑलवेज मूव्स और इट ऑलवेज चेंजेस only one coordinate but in straight line motion. So the motion must be straight line बेटा. अगर मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो 1 डायमेंशन हो ही नहीं सकता है. ठीक, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. कैसे कॉन्सेप्ट नहीं है? आप देख लीजिए, यहाँ से मैंने कहा बेटा ये जो चेंज हो रहा है ये हो गया हमारे लिए सिर्फ एक्स एक्सिस का. तो चलो समझ में आ गया कि भाई 0 से टी टाइम में यहाँ तक पहुँच गया. लेकिन आप यही कह दें ये, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये क्या हो गया? x भी चेंज हुआ, देखो x भी चेंज हुआ और y भी चेंज हुआ. सो इट इज नॉट 1-dimensional मोशन. तो 1-dimensional मोशन के लिए सिंगल एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. तो जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा मोशन एंड रेस्ट का. आफ्टर दैट कुछ कॉन्सेप्ट थे कि हमारे लिए 1-dimensional मोशन क्या होगा, 2-dimensional मोशन क्या होगा और 3-dimensional मोशन क्या होगा. ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं हम लोग. डेफिनेशन में जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, या कह सकते हैं लेंथ क्या होता है, उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, उसके बाद एक्सीलरेशन क्या होता है, या स्पीड क्या होता है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. तो हालांकि वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर है, बट स्केलर और वेक्टर में हम लोग थोड़ी सी चीज़ जान के आगे मूव हो जाते हैं. तो ये लिख लिया होगा, लिखने जैसा कुछ है नहीं, बस समझने वाली सारी चीज़ें हैं. So next there are some definitions regarding the motion and rest. So the first thing is distance and displacement. The first thing is distance and displacement. So you know very well that what is the difference between distance and displacement. First thing is distance and displacement. तो सबसे पहला बेटा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. देखो, जब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बट यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात होगी, तो वो हमारे लिए कहलाएगा डिस्टेंस. सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू या सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो कहलाएगा डिस्टेंस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू विद साइन, ठीक, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, x की तरफ जा रहा है, y की तरफ जा रहा है या z की तरफ जा रहा है, देन इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट. बट थोड़ा सा और चेंज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. सबसे पहली चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया. स्केलर क्वांटिटी में बेटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैटर करेगा. यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मैटर करेंगे. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 100 मीटर, क्या लिखा, 100 मीटर. तो ये जो 100 है ना, माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ये सिर्फ आपको किससे मतलब है, 100 से मतलब है. तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगा. ठीक, लेकिन वही चीज मैं कह दूं कि एक प्लस 100 मीटर है और दूसरा माइनस 100 मीटर है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 100 बराबर 0 मीटर हो जाएगा. तो आपने कहा कि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इस 100 और इस 100 को आपने एडिशन में सब्सट्रैक्ट कर दिया. लेकिन ये किसमें क्या, डिस्प्लेसमेंट में. अगर डिस्टेंस की बात करते तो मैंने कहा बेटा x के अलोंग 100 मीटर गया, माइनस के अलोंग 100 मीटर गया, तो 100 मीटर माइनस 100 मीटर, तो वो कितना चला.
कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? तो आपने कहा सर x जो है x के अलॉन्ग 100 मीटर गया है और माइनस x के अलॉन्ग भी 100 मीटर चल कर गया है, तो वो जो भी इंसान है उसने टोटल 200 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है, वो टोटल 200 मीटर वॉक किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इट इज ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं है, जितनी वैल्यू है ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो, एक पर्सन था ए पॉइंट पर, वो यहाँ से गया यहाँ तक, ठीक, यहाँ से आया यहाँ तक, यहाँ से आया यहाँ तक और फिर गया यहाँ तक। तो मैंने कहा ये हो गया 40 मीटर, ये हो गया 50 मीटर और ये हो गया फिर से 40 मीटर और ये हो गया 30 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द पर्सन। तो आपने कहा सर 40 यहाँ गया, 50 यहाँ, 40 यहाँ और 30 यहाँ, तो 4 5 4 9, 4 13 और 3 16। तो आपने कहा सर 160 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब हम लोग बेटा डिस्प्लेसमेंट पे आए तो हमने कहा सबसे पहले कि ठीक है, ये 40 मीटर कहाँ पर गया? यहाँ से गया इधर 40 मीटर, जो क्या कहलाया हमारे लिए? पॉजिटिव कहलाया। फिर जो आया ये अभी हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो आप कोऑर्डिनेट डिनोट कर लो बेटा, कोऑर्डिनेट डिनोट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये जो बेटा यहाँ से यहाँ तक गया प्लस एक्स हो गया, यहाँ से जो ऊपर गया प्लस वाई हो गया, जो नीचे आया माइनस वाई हो गया, फिर उल्टा आया। तो देखो ऐसे गया और इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है क्या हो गए? अपोजिट हो गए, ठीक। तो यहाँ पर हमारे लिए 40 पॉजिटिव हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा? फिर से कॉन्सेप्ट, कुछ इसमें पॉजिटिव कुछ निगेटिव, यानी कि इतना पॉजिटिव इतना निगेटिव, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव, फिर इतना वाला पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली हमको इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं। हमने कहा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा ठीक है, जहाँ थे वो चाहे जहाँ चल कर गया, अल्टीमेटली वो पहुंच गया यहाँ तक। तो A से चला B पर और A से B तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई? ये हो गई। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में बेटा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए डायरेक्शन मैटर करेगा। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक मान लो ऐसे गया, प्लस 40 मीटर हो गया, वापस आ गया बेटा, तो डायरेक्शन के हिसाब से क्या हो गया? माइनस 20 मीटर हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे लिए मैटर कितना करेगा? ये। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। डिस्टेंस की अगर बात करेंगे बेटा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो आप समझ गए होंगे डिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में माइनस हो जाएगा। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसके फॉर्म में होती है? एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है बेटा? अब यहाँ पर डिफरेंस देख लो कुछ चीजें। डिस्टेंस क्या हो सकता है बेटा? इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और इट कैन बी निगेटिव, ठीक। जबकि डिस्टेंस जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। इसके अलावा ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पर। सो हियर इज द नेक्स्ट केस, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग अब दो और टर्म के बारे में बेटा बात करने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत आराम से, बहुत ही इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं आप? स्पीड एंड वेलोसिटी,
ठीक, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे सर्किल में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। सो डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल मींस 2πr। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, अगर वो अपनी पोजीशन से चलकर दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो एक सर्किल ले लिया बेटा, मैंने कहा यहां से यहां तक चल कर गया, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक दोबारा चल कर आया तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चल कर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके लिए 2πr डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बेटा बात करूं इस पोजीशन की तो इस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, जबकि डिस्टेंस कितना हो जाएगा πr हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। अब आ जाते हैं बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये दोनों टर्म भी आपके लिए क्या है, नोन है और बहुत आसान है। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। So speed can be defined on the basis of distance whenever velocity can be defined on the basis of displacement। तो एक टर्म मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन के लिए बेटा, मैंने कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या मैं डिफाइन करूं एग्जैक्टली तो मैं कहूं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंटरवल is known as speed। हम लोग अगर यूनिट की बात करें बेटा तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो जाएगा और इसकी यूनिट सेकेंड, तो यूनिट मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन की बात करें बेटा, डायमेंशन निकाल चुके हैं, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन डिस्टेंस का l, टाइम इंटरवल का t, तो डायमेंशन हो जाएगा lt माइनस 1। The one thing you have to understand that speed is depend upon distance and distance is a scalar quantity, therefore speed is also a scalar quantity। तो speed क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपसे कहूं कि पर्सन था, यहाँ से गया मान लो, ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ से जा रहा बेटा हजरतगंज। तो जब वो हजरतगंज के लिए यहाँ से मूव कर रहा है किसी भी पोजीशन से, ठीक, तो जब हजरतगंज के लिए वो जा रहा है, फॉर एन एग्जांपल इंदिरा नगर से हजरतगंज के लिए वो मूव कर रहा है, तो जब इंदिरा नगर से हजरतगंज के लिए मूव करेगा तो बाइक से या किसी भी चीज़ से जा रहा होगा वो जब, तो हो सकता है कई बार उसकी स्पीड ज़्यादा रहे, कई बार उसकी स्पीड कम रहे। तो जब आप बात करेंगे ये जो है, ये तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है, तो ये स्पीड हो जाएगा। ये स्पीड जो है आप निकालना चाहें एवरेज स्पीड, तो क्या काम करेंगे बेटा, 0 से मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो गया और डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम लगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। व्हाट अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो जिस टाइम पर आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, उस टाइम का जो स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। Now let's talk about the velocity. So first thing, velocity can be defined on the basis of displacement। तो यहाँ पर फिर से वही बेटा, मैं डेफिनेशन के फॉर्म में क्या कहूँगा कि the displacement covered by an object in a unit time interval, but यहाँ पर एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्यों, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही चेंज होता रहेगा। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंटरवल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी क्या हो गया बेटा डेफिनेशन के लिए हमारे लिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये जो स्पीड है बेटा, डिस्टेंस को d से डिनोट कर दो, इसको t से डिनोट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा d/t हो जाएगा। अब यहां पर फिर से हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी v वेक्टर को बेटा इस तरीके से डिनोट करते हैं, वेक्टर को कैप लगाकर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा s वेक्टर अपॉन t हो जाएगा। तो यहां पर आप समझ गए स्पीड क्या है, d/t है, जो कि वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तो उस पर हमने कोई साइन नहीं लगाया है। v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, फिर से वही चीज, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन विल बी LT-1, क्योंकि भैया ये जो है उसकी मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो रहे हैं, डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, उसका एक्चुअल फॉर्मेशन नहीं चेंज हो रहा है, ओरिजिन नहीं चेंज हो रहा है, ठीक। तो अब वेलोसिटी क्या है हमारे लिए, ये हो गया बेटा मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन LT-1। वेलोसिटी हमारे लिए हो गया बेटा वेक्टर क्वांटिटी, क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी, तो आपने कहा कि सर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम, वो यहाँ से यहाँ गया, ऐसे कुछ गया, ठीक। देखो हम यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप जब भी कोई भी अभी फिलहाल जब तक लेंगे तो क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन ही लेंगे। अभी थोड़ी देर जब आगे मूव कर जाएंगे, एक्सेलरेशन वगैरह खत्म हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जब आ जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे। फिलहाल तो स्ट्रेट लाइन ही लेकर चल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। तो ये मैंने कहा यहाँ पर स्पीड या डिस्प्लेसमेंट कितना था, s1 था, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, s2 था। यहाँ पर बेटा टाइम क्या था, t1, और यहाँ पर टाइम कितना था, t2। तो मुझे इसके लिए एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी दैट इज डेल्टा v इज इक्वल टू s2 वेक्टर यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सो डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो जिस टाइम इंटरवल के लिए बेटा आप निकालेंगे, यहां से यहां तक के लिए निकाल लोगे, तो ये क्या हो जाएगा s2, ये क्या हो जाएगा s1, ये क्या हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t1, तो t1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब बात करते हैं एक और टर्म, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अब आ गए बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो, ठीक। काइनेमेटिक्स को छोड़ के कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो डिस्टेंस पर आ गए हैं। मैंने कहा ये जो भी डिस्टेंस ऐसे जा रहा था, ये क्या था, जा रहा था, मैंने कहा इस पॉइंट पर बेटा आपको क्या बताना है, वेलोसिटी। मान लो एक बाइकर है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पर हमने उसको देखा, हमने कहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो क्या आपने जब उस पॉइंट पर वॉच किया, तो मान लीजिए आपने कितनी देर के लिए देखा, अब वो ट्रैवल कर रहा है 1 से 60 मिनट तक, यानी 1 आवर के लिए उसने ट्रैवल किया, लेकिन आपने देखा कितने देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। सो इफ यू विल कंपेयर 1 सेकेंड एज 1 आवर, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बहुत इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम के लिए बात करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। तो लिमिट बेटा यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट क्या था हमारे लिए, देखा कितना, बहुत कम टाइम के लिए, 60 मिनट में 1 सेकेंड क्या, अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा v इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये जब लिमिट हटाया तो हमने कहा v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है बहुत कम टाइम के लिए आपने जब वॉच किया था वही कहलाएगा हमारे लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब ये हो गया कि लिमिट लगाकर आपने कभी भी डेल्टा टी टेन टू 0 लिख दिया तो ये जो डी है बेटा, ये जो डी डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है, ये डी हमेशा बहुत स्मॉल चेंजेस को डिनोट करता है, चाहे टाइम हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, या कोई भी चीज हो। तो डी इज डिनोटिंग वेरी स्मॉल वैल्यू, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंशिएशन इज डिनोटिंग वेरी स्मॉल वैल्यू। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। तो तीन चीजें पढ़ा बेटा हमने, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। जल्दी से ये लिख लो। सो अब लास्ट केस की बात कर लेते हैं बेटा। लास्ट केस जो है हमारा एक्सेलरेशन है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ है वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ आपको कि खाक उड़ती है रात भर मुझ में, खाक उड़ती है रात भर मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, मुझको खुद में जगह नहीं मिलती, मुझको खुद में जगह नहीं मिलती, तू है मौजूद, तू है मौजूद इस कदर मुझ में। तो चलो बेटा यहाँ पर अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? फिर से वही चीज़, बहुत आसान सी चीज़ है एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे कि एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है, कब जीरो नहीं हो सकता है, और किस पर डिपेंडेंट है। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है बेटा, तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, एक्सेलरेशन ओनली डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन कैन नॉट बी ए स्केलर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन जो है बेटा डिनोटेड बाई ए एंड इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज टाइम, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया। एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो गया? वी अपॉन टी हो गया एक्सेलरेशन। ए बार लिखा मैंने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या डिनोट कर रहा है? वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। तो देखो यहाँ पर ये क्या डिनोट कर रहा है बेटा? फाइनल पोजीशन यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो दिस वन इज डिनोटिंग एवरेज वेलोसिटी। क्या डिनोट कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सॉरी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ यहां से फिर से आ जाते हैं बेटा। मैंने कहा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो हमारा एक्सेलरेशन है, किसी स्पॉट पर अगर बात करें, ये क्या हो गया? टाइम हो गया, ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। मैंने कहा इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, सिर्फ इस पॉइंट पर, देखो ये क्या हो गया? v2, ये क्या हो गया? v1, ये क्या हो गया? t1, और ये क्या हो गया? t2। तो इसके लिए क्या हो गया? इतने के लिए बेटा a बराबर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, दिस इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने कहा सिर्फ इस पॉइंट पर, a पॉइंट पर, तो a पॉइंट के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट बेटा। क्या देखा आपने? कितनी देर के लिए देखा? बहुत इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए। तो हमने कहा कि इफ डेल्टा टी tan टू क्या हो जाए बेटा? फिर से जीरो हो जाए, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी tan टू जीरो
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये डेल्टा हट के क्या हो जाएगा, स्मॉल में चेंज हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो आप अब तक तो समझ गए होंगे कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या डिनोट करता है, बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए। ये जीरो नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, जीरो के बहुत पास। लिमिट लगाने का क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपकी लिमिट ये है कि आप किसी डोर को टच नहीं कर सकते, तो क्या हो सकता है, आप उस डोर के बहुत पास में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस हाथ को टच करना है, तो मैंने कहा दिस इज द लिमिट, दिस वन इज द लिमिट, यू कैन नॉट टच दिस हैंड। तो ये आप आए और आप ऐसे 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 यहाँ तक बिल्कुल पास पहुँच गए, बट यू कैन नॉट टच बिकॉज दैट इज द लिमिट। तो लिमिट जीरो होने का मतलब क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। आप कह लीजिए कि 1 × 10⁻⁴ हो जाए, -60 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट जीरो नहीं होगा। तो जब जीरो नहीं होगा तो लिमिट क्या हो गया, यानी कि वो 1 सेकेंड जो है क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल जरूर है बट जीरो नहीं है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगेन एक्सेलरेशन क्या है बेटा हमारे लिए, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये है बेटा वेक्टर। ठीक, डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और फिर से 1 सेकंड, तो हमारे लिए यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगा, L, और ये क्या हो जाएगा t-2, तो L t-2 हो जाएगा। ओके, अब मान लो बेटा ये जो है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी आपने देखा। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, मान लो v2 पर भी वही वेलोसिटी, v1 पर भी वही वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 60 मीटर पर सेकेंड हो जाए। सो इफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद क्या हो जाए बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, v जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, v2 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर कांस्टेंट, v के। हेंस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा t, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0 हो गया। सो इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट विल नॉट एक्सेलरेट, क्या होगा, एक्सेलरेट नहीं होगा। तो यहां पर क्या कह सकते हैं बेटा, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दो, ऐसे, ऐसा नहीं है कि उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी बट वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेट यहां पर समझ सकते हैं आप, मोमेंटम नहीं गेन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, बट इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू टाइम कॉन्टिन्यूअसली। तो बेटा ये था एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन कहीं पर भी इस तरह ग्राफ रहेगा तो आप समझ जाएंगे क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, ये वेलोसिटी हो गया। अगर इस तरह मतलब कॉन्टिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है। बाकी जब मैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट या इन सब का ग्राफ बताऊंगा तब बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।